ओके, सो नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं न्यूज़, वो चैप्टर सेकंड की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो कि न्यूज़ में रहती हैं। अच्छा, पहले ये प्रीलिम्स के फेवरेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन लेटली देखा गया है कि यूपीएससी जो है इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकपाल, है ना। लोकपाल क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ जस्टिस की, उसने मतलब लोकपाल को बोला है इंक्वायरी करने के लिए रिगार्डिंग द प्रोसिक्यूशन विंग्स इन इट्स 145 रिपोर्ट। आपको मतलब ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि लोकपाल न्यूज़ में है। कोई चीज़ अगर न्यूज़ की इंपॉर्टेंट होगी तो आई टेल यू। लोकपाल कब बना? अब लोकपाल कब बना ये आपको बहुत फेमस अन्ना हज़ारे मूवमेंट याद होगा, है ना। बहुत ज़्यादा हमारा जो ऑन ग्राउंड रिवोल्यूशन था उसके बाद ये बॉडी आई थी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने का एक तरीका जो है आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। वो क्या है कि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कौन से आर्टिकल से बनी है, अगर स्टैट्यूटरी है तो कौन से एक्ट से बनी है। ठीक है, उसके बाद इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका चेयरपर्सन किस तरीके से अपॉइंट होता है, कितने मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, चेयरपर्सन और मेंबर्स रिमूव कैसे होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, रिमूव कौन करता है। ठीक है, और इनके मेजर फंक्शंस क्या हैं। इस तरीके से आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो यहाँ पर हमें याद रखनी है लोकपाल के बारे में कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक लॉ से बना है। ये ओम्बुड्समैन है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में जो करप्शन रोकते थे, ठीक है, या फिर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है उनको चेक में रखते थे, उनको ओम्बुड्समैन बोला जाता था। ठीक है, ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से बना है। लोकपाल सेंटर में होता है, लोकायुक्त स्टेट के अंदर होता है। ये रिकमेंड किसने किया था? जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हुआ करते थे। ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दोनों ने ही लोकपाल जो है उसको रिकमेंड किया था। फर्स्ट एआरसी बना था 1966 में। ओके, और इसको चेयरपर्सन इसके जो थे, ठीक है, इनिशियली मोरारजी देसाई थे, उसके बाद के हनुमंतिया जो है इसके चेयरपर्सन बन गए थे। वहीं सेकेंड एआरसी जो है ये 2005 में बना था। मैं आपको ये ईयर्स इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि इनमें बहुत बड़ा गैप है। अगर कल को यूपीएससी आपको कंफ्यूज करती है तो आपको ये याद रखना है, ऑल्दो आपको ईयर्स याद नहीं रखने, लेकिन ये याद रखना है कि एक बहुत बड़ा गैप है दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में। और इसको चेयरपर्सन, इसके चेयरपर्सन आजकल ये मंडेन जीके के जो नॉलेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, ये वीरप्पा मोइली जी थे। ओके, यहीं इनका काउंटर पार्ट जो स्टेट में होता है उसको लोकायुक्त बोलते हैं हम, है ना। और जो सेंटर का लोकपाल है इसको इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, और जो स्टेट का लोकायुक्त है उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ग्रुप ए सर्विसेज से लेकर ग्रुप डी सर्विसेज तक इनकी पावर जो है वो एप्लीकेबल होती है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में हो। हमारे जो फर्स्ट लोकपाल थे, जो पहले लोकपाल बने थे, वो पिनाकी चंद्र घोष थे। ये सारी चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, आजकल ये स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और अभी करंट लोकपाल कौन है? ये जस्टिस खानविलकर हैं, है ना। इनका टेन्योर क्या होता है? लोकपाल का टेन्योर 5 साल होता है या फिर 70 साल की है, जो भी मतलब पहले हो। ठीक है, कोई भी रीअपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन और मेंबर नहीं हो सकती लोकपाल की, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो। ठीक है, एक मेंबर जो है वो चेयरपर्सन बन सकता है, सिर्फ मेंबर्स के पास ये आपकी भूमिका रहती है कि वो चेयरपर्सन बन जाएगा, इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये भी सिर्फ तब हो सकता है जब उसका टोटल टेन्योर जो है वो 5 साल से ज़्यादा ना हो। अगर वो 5 साल तक मेंबर है तो वो चेयरपर्सन भी नहीं बन सकता। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या रहती है? तो लोकपाल में एक चेयरपर्सन होता है जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। ठीक है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज। ओके, एमिनेंट पर्सन या वो एक एमिनेंट पर्सन हो सकता है। तो कल को अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें कि सिर्फ जुडिशरी से ही मेंबर हो सकते हैं क्या, तो नहीं, है ना। एमिनेंट पर्सन का भी यहाँ पर क्लॉज है। ये एमिनेंट पर्सन कौन होते हैं? जिनके पास 25 साल का स्पेशल नॉलेज हो रिगार्डिंग एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में 25 साल का नॉलेज हो, है ना। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? तो 8 मेंबर्स होते हैं इसके, जहाँ पे 50% यानी 4 मेंबर्स जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, और बाकी के मतलब जो 4 होंगे वो गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। 50% मेंबर्स इसके SC ST या विमेन, है ना। SC ST OBC माइनॉरिटी विमेन इनमें से होना चाहिए। ठीक है,
तो 4 लोग जो हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ विमेन होना चाहिए लोकपाल में। एलिजिबिलिटी ऑफ जुडिशियल मेंबर क्या रहेगा, वो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के। अपॉइंटमेंट कौन करता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करता है, स्टेट लेवल पे गवर्नर करते हैं इनका, ठीक है। और एक सिलेक्शन कमेटी होती है, ये तो अपॉइंटमेंट मतलब कौन करता है, सिलेक्ट कैसे होते हैं, तो एक सिलेक्शन कमेटी होती है यहाँ पे। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट दैट हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इनसे एक चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट होता है, ये सिलेक्शन कमेटी होती है। ओके, अब ये डिस्क्वालीफाई किस तरीके से हो सकते हैं, इनको निकाला किस तरीके से जा सकता है चेयरपर्सन या मेंबर को, तो MP या लेजिस्लेचर, पहली बात तो अगर आप MP हो, ठीक है, दे यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बी अ लोकपाल, और लोकपाल के मेंबर नहीं हो सकते हो आप, ठीक है। मॉरल टर्प्यूट्यूड यानी मोरालिटी के अगेंस्ट आपने कुछ किया हो, ठीक है, एंटी नेशनल हरकतें की हो, तो आप लोकपाल या उसके मेंबर नहीं बन सकते हो, है ना। एज रिक्वायरमेंट लेस देन 45 ईयर्स के एज के हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। 45 साल से कम हो अगर आप, तो आप लोकपाल के चेयरपर्सन या मेंबर नहीं बन सकते हो। पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर हो तो नहीं बन सकते हो। रिमूव्ड या डिसमिस्ड हो आप किसी सर्विसेज में तो नहीं बन सकते हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है अगर आपके पास है तो आप नहीं बन सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग, है ना। लोकपाल की 2 विंग होती हैं, इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको जानना, है ना। पावर्स क्या है इसके, तो एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है लोकपाल के, उसमें जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है कि PM इसके अंडर आते हैं, ये ना PM को भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो बनेगा ना वो आपसे इसी लाइन पे बनता है हमेशा, ठीक है। सारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI के इंक्लूडिंग जो है वो केस रेफर करेंगी लोकपाल को, उसमें इनका सुपरिंटेंडेंस रहेगा, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड रहेंगे, सिविल कोर्ट की पावर रहती है इनके पास, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की और भारतीय न्याय संहिता के अंडर, है ना। एपलेट अथॉरिटी जो है, फाइनल एपलेट अथॉरिटी है, ये फाइनल अपील जो होती है किसी भी केस की वो लोकपाल के पास जाके होती है। इनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रहती है। यहाँ एक एक्सेप्शन है लेकिन, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग कोई भी मामले पे, ठीक है, या नेशनल इंटरेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी मामले पे प्राइम मिनिस्टर लायबल नहीं रहेगा, है ना। मैं अभी आपको एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कोई भी लोकपाल ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के मामले पे प्राइम मिनिस्टर लायबल नहीं रहेगा आंसर के लिए। ओके, चेयरपर्सन मेंबर ऑफिसर्स एंड डायरेक्शंस ऑफ एनी बोर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी जिसको सरकार फंड कर रही है। तो याद रखना यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी मान लो ऐसा ट्रस्ट है जिसको सरकार फंड करती है, कोई भी NGO है जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी सोसाइटी है जो गवर्नमेंट फंडेड है, लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन है उस पर, है ना। 10 लाख से ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मतलब कम पैसे, 10 लाख से ज़्यादा अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हो तो आप लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में आ गए हो, ठीक है। ये हमारा लोकपाल था, यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। और सेम चीज़ जो है स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न भी उठते हैं कि लोकपाल जो है वो फिगरेटिव हेड हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस लोकपाल करते नहीं हैं, स्टेट में लोकायुक्त अपॉइंट ही नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हो, बार बार आपको आपकी कॉन्शियसनेस में भी ये चीज़ें आती रहनी चाहिए क्योंकि आप मेंस का आंसर लिखोगे जब आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। नेक्स्ट हमारी जो बॉडी है जो हमको पढ़नी है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI है। ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, क्योंकि CBI के न्यू डायरेक्टर जो हैं वो अभी बने नहीं हैं, तो उनके लिए अभी कॉन्सेंसस नहीं बन पाया। तो अभी हम देखेंगे कि ये डायरेक्टर जो है अपॉइंट कैसे होते हैं, है ना। ये 1963 में बनी थी, संथानम कमेटी, अगर आपको याद हो 1962 में संथानम कमेटी बनाई गई थी। ये ना एंटी करप्शन के लिए बनाई गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि संथानम कमेटी क्यों गठित की गई थी तो ये एंटी करप्शन कमेटी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर के टाइम पे ये बनाई गई थी और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे जिसमें CVC एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो भी इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 1964 में बनाया गया है। CBI भी इन्हीं के रिकमेंडेशन में बनाया गया है। दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके पास अभी कोई एक्ट भी नहीं है, ठीक है। CBI किसी एक्ट के थ्रू भी नहीं बनी है, तो ये याद रखना है आपको, है ना। कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन, पहली बात तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है और एक्ट भी नहीं बनाया है CBI के लिए हमने, ठीक है।
इसके जो फंक्शंस हैं वो ज़रूर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ड्रॉ होते हैं। फंक्शंस याद रखना, बॉडी नहीं, फंक्शंस, है ना। हमें सीबीआई का रोल, अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो सीबीआई के बारे में आपको पता होगा कि ये इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ना। और करप्शन के लिए, इकोनॉमिक और वायलेंट क्राइम्स के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए, टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स के लिए, जितने सारे क्राइम्स होते हैं इनके लिए सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। एक डायरेक्टर होता है इसमें, एक स्पेशल एडिशनल डायरेक्टर होता है, बहुत सारे पुलिस रैंक के अदर अधिकारी होते हैं। अब इसको अपॉइंट कौन करता है, ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 साल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। इसको एक सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती है इनके डायरेक्टर को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो यहाँ आपको हमेशा मतलब कंपैरिजन, अब मैं अगर आपसे अभी पूछ लूँ कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन था, और वहीं आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आप देखोगे कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, है ना। टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों न्यूज़ में है आखिर इतना ज़्यादा सीबीआई, कि जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, ठीक है, उनके टेन्योर को एक्सटेंड करके, ठीक है, 5 साल कर दिया है। पहले ये 2 साल था, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है ना। यहाँ पे ऑपरेशन बताए गए हैं सीबीआई के, बहुत सारे ऑपरेशन है, हॉक, मेघ चक्र, ठीक है, ग्लोबल क्राइम नेटवर्क और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, वेस्ट बंगाल के केस में पढ़ा होगा कि अगर, है ना, नेशनल एजेंसीज जो हैं इनको स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इनके लिए स्टेट को कंसेंट लेनी पड़ेगी। सीबीआई को स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ती है और स्टेट उन्हें वो कंसेंट दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई से कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर ली है, जिसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो मतलब हैं इसमें। कंसेंट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। पहली होती है जनरल कंसेंट, दूसरी होती है स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक कोई स्टेट जो है जनरल कंसेंट दे दे, सेक्शन 6 है ये दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, अगर देखा जाए कोई भी केस में, तो जो एजेंसी है उसको बार बार फ्रेश कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा। द एजेंसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम। एक बार जनरल कंसेंट दे दी तो दे दी, इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन फॉर एवरी केस। इसको जनरल कंसेंट बोलते हैं। सेक्शन 6 से ये एम्पावर्ड है, ठीक है। अगर आपने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली, जैसे कि इन 8 स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया, तो फिर स्पेसिफिक कंसेंट आपको केस बाय केस लेनी पड़ेगी, ठीक है। केस वाइज कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और अगर मान लीजिए स्पेसिफिक कंसेंट आपको नहीं मिली, इट इज़ नॉट ग्रांटेड, then the CBI officials will not have the power of police personnel when they can enter the state to investigate. बट फिर आपको उन पुलिस पर्सनल जो स्टेट में हैं उनका असिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी वजह से आपका इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो सीमलेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, और यूपीएससी को एक्सेप्शंस बहुत पसंद है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इफ़ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट देयर इज़ अ नीड फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, तो ये डीम्ड कर लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ डीम्ड दैट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ देयर, ठीक है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है तो इसको मान लिया जाता है कि स्टेट ने कंसेंट दे दिया, ठीक है, भले ही ना दी हो, लेकिन फिर भी इट इज़ डीम्ड दैट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ देयर एंड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज दैट, ओके। अब हमारी खुद का कमीशन, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने एक सेंचुरी, ठीक है, 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, ओके। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, जो यहाँ नहीं दे रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बना आखिर हमारा कमीशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक मतलब परमानेंट बॉडी बनाने की बात की गई थी सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी की वजह से एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था ली कमीशन। ये 1924 में बनाया गया। ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1926 को बनाया गया ये, ठीक है। और यही पहला पब्लिक सर्विस कमीशन था जिसके बाद में यही बन के बाद में यूपीएससी बना। और इसके फर्स्ट चेयरमैन पर्सन जो है वो हुआ करते थे रॉस बार्कर, ठीक है, ये इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रूप दे दिया गया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, है ना। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक्ट करने लगा जब हमें आज़ादी मिल गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया ये हमारी आज़ादी के बाद, जो कि पार्ट 14 में है, ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ये बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ द रूल्स ऑफ द एग्जाम फॉर जस्ट फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर फॉर मेकिंग अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ ग्रुप ए एज वेल एज ग्रुप बी। ये मैंडेट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है। आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के मैंडेट्स हैं, ठीक है। इनका कंपोजिशन क्या होता है? इसका कंपोजिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। जनरली 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे होते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर्स अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद करते हैं, और एटलीस्ट 50% मेंबर्स जो हैं उन्होंने 10 साल का गवर्नमेंट सर्विस कंप्लीट की जानी चाहिए। ये एक मेरिट लिखी गई है कि 10 साल की सर्विस आपको होनी चाहिए। टेन्योर क्या रहेगा इनका? ये 6 साल का रहेगा। जनरली 5 साल का रहता है, यहाँ पे 6 साल का, इस वजह से आपको याद रखना है। और टू अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, नॉट 70, 65 ईयर्स, ठीक है। अब इनका रिमूवल किस तरीके से होगा? तो इनका रिमूवल जो है, इनके ग्राउंड्स क्या हैं, ठीक है। तो इनके ग्राउंड्स हैं इंसॉल्वेंसी, एक्सटर्नल पेड एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल और मेंटल अनफिटनेस और मिसबिहेवियर। अगर मिसबिहेवियर का केस है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये मैटर रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट के उस पर। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जांच करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, जहाँ पे उनकी एडवाइस बाइंडिंग मानी जाएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि यूपीएससी के चेयरपर्सन या यूपीएससी के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो सच में मिसबिहेवियर कॉन्डक्ट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ अगर इस्टेब्लिश कर दी और फिर रिकमेंडेशन दी प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि दिस इज द केस ऑफ मिसबिहेवियर, देन प्रेसिडेंट इज बाइंडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिमूव दैट मेंबर। और इसमें होल्डिंग इंटरेस्ट इन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी एक मिसबिहेवियर की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेफगार्ड्स क्या है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास में, कि उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो ऑल्टर नहीं किए जा सकते उनके डिसएडवांटेज के लिए। सैलरी उनकी चार्ज अपॉन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। चेयरपर्सन जो है ही इज़ बार्ड फ्रॉम फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। जो चेयरपर्सन रहेंगे यूपीएससी के वो और किसी सरकारी एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो मेंबर्स होंगे, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हों, चाहे वो यूपीएससी के मेंबर्स हों, तो वो सिर्फ चेयरपर्सन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उनका, ओके। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं तो हमें पता ही है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, यूटी सर्विसेज, जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए भी, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट देते हैं ये हर साल प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 323 एंड इट इज़ लेड बिफोर द पार्लियामेंट विद रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस इफ एनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको यूपीएससी के अलावा एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, ठीक है। ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की है प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बारे में, ठीक है, और अगर इंक्वायरी पेंडिंग है, ठीक है, तो रिमूव पहली बात तो प्रेसिडेंट करेंगे, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मैटर हो तो। लेकिन सस्पेंड कौन करेगा? अगर आप पे मिसबिहेवियर है तो सस्पेंशन कौन करेगा? ये वाली चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इस वजह से इस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है कल को। तो अगर यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है तो सस्पेंशन प्रेसिडेंट खुद करेंगे, लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है तो सस्पेंड गवर्नर करेंगे। जबकि अगर हम रिमूवल की बात करें तो रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन खुद क्यों ना हो, ठीक है। तो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे अगर मिसबिहेवियर के चार्जेस लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये मिसबिहेवियर है, तो रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद करेंगे, ओके। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और मेंबर्स विदाउट इंक्वायरी एज वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनसीआरबी है। अगर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के तौर पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है नहीं। अभी रिसेंटली एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड जो है उसमें एक रिपोर्ट निकाली है एनसीआरबी ने। ये 1986 में टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री एमएचए है, ठीक है। मिनिस्ट्री आपको अगर मैं देखूँ तो बताइए यूपीएससी की कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, सोच के बताइएगा। डेटा रिपॉजिटरी की तरह ये बिहेव करता है। सिटीज़ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर सुसाइड रेट पे हम देखें तो अंडमान निकोबार, सिक्किम और केरला है। ये बहुत ही वियर्ड सा डेटा है,
है ना। अगर आप खुद से कॉन्शियसली सोचे तो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहा है, जबकि हम हमेशा कॉन्शियसनेस में ये कहते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है और इस वजह से लोनलीनेस पैंडमिक आ रखा है और इस वजह से लोग सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन डेटा तो कह रहा है कि कुछ अलग ही चीज़ हो रही है ना। फार्मर सुसाइड के भी डेटा दे रखे हैं। ये आपके लिए मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रिजन यहाँ पे दे रखा है, स्टेट लिस्ट का मैटर है, एंट्री 4 में दे रखा है 7th शेड्यूल के, है ना। अगर नेक्स्ट कमीशन की बात करें तो नेक्स्ट कमीशन पिछले 3 साल से बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। इसके लेके बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो NHRC न्यूज़ में क्यों? क्योंकि NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी चैलेंज किया है एक रिकमेंडेशन, एक सब कमेटी है, सब कमेटी ऑन एक्रेडिशन बोलते हैं इसको, ऑफ ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसने डाउनग्रेड किया था उसका स्टेटस A से B पे। तो पहली बात तो ये जो है NHRC ऑफ इंडिया, इनको पहली बार ये स्टेटस मिला था, ठीक है। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल अलायंस ऑन ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, GANHRI। ये 1993 में बनाया गया था, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने बनाया था इसको, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इसकी एक सब कमेटी होती है जो एक्रेडिट करती है, ठीक है, वेरियस ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को दुनिया में। जो A स्टेटस है, ठीक है, से रीजनल ग्रुपिंग्स में मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि चैलेंज क्यों किया, क्योंकि स्टेटस कम कर दिया हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है। तो यहाँ पे NHRC इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। NHRC जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 के अंडर बनाई गई थी, ठीक है। 2019 में इसको अमेंड किया गया है। यहाँ पे ह्यूमन राइट को डिफाइन करते हुए इन्होंने बोला है कि रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ये बार बार चेंज भी होती रहती है। डेफिनेशन जितनी ब्रॉड होगी ना उतना ह्यूमन राइट्स को हम मानते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में पढ़ने के लिए कि NHRC बना कैसे। पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है, तो एक चेयरपर्सन होगा यहाँ पे, ठीक है। वो चेयरपर्सन कौन होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे इनके। 5 फुल टाइम मेंबर्स में एक जज ऑफ रिटायर्ड या सर्विंग जज याद रखना है ना, ये अमेंड करके बनाया गया है, क्योंकि एक रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ एक हाई कोर्ट हो सकता है, और 3 अलग मेंबर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज जिनको ह्यूमन राइट्स की हो, जिसमें से एक वुमेन होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है ना। और यहाँ पे 7 डीम्ड मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे कमीशन के चेयरपर्सन इसके डीम्ड मेंबर माने जाते हैं। कौन कौन से कमीशन है वो? जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, बैकवर्ड क्लासेज है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC ST है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और विमेन है। इनको डीम्ड मेंबर माना जाता है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और कैसे अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनती है। उस कमेटी में कौन कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेशल है, क्योंकि जब हमने लोकपाल की कमेटी देखी थी तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं थे, है ना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं, ठीक है। तो आप इसको लोकपाल से कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो ये कमेटी बनती है जिससे चेयरपर्सन जो है वो सिलेक्ट होते हैं, है ना। फिर टेन्योर इनका कितना होता है, तो ये 3 साल का टेन्योर होता है। पहले ये 5 साल का था, 2019 में इसको अमेंड किया गया और इसका टेन्योर 3 साल का किया गया, या फिर 70 ईयर्स, है ना। 70 ईयर्स ये याद रखना है आपको। कुछ में 65 है क्योंकि कुछ में 70 है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है टेन्योर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर्स हो, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। रिमूवल कैसे किया जा सकता है? दे कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। और ये भी कब होगा? जब प्रेसिडेंट कंसल्ट कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट को। पावर सिविल कोर्ट की तरह होती है, मतलब विटनेस को समन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस, ठीक है, रिसीव कर सकते हैं एविडेंसेस एफिडेविट्स के, उस पर पब्लिक रिकॉर्ड को रिक्वेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फंक्शंस इनके क्या है? ह्यूमन राइट वायलेशन में ये लोग इंक्वायर करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई भी प्रोसीडिंग है उसमें इंटरवीन करते हैं। किसी भी जेल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंटर और स्टेट के कंट्रोल में आता है, तो ये विजिट कर सकते हैं वहाँ पे, लॉ को, प्रोसीजर को रिव्यू कर सकते हैं अगर वो ह्यूमन राइट में वायलेट कर रहा हो। ऐसे फैक्टर्स जो कि टेररिज्म, ठीक है, इंक्लूडिंग द एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो कि ह्यूमन राइट्स को इनहिबिट कर सकते हैं, वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो ये आपको NHRC के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन।
NSCSTI 2.0 लॉन्च किया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशन्स ने। बहुत ज़्यादा अगर प्रीलिम्स में के लिए देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेनी है कि इसको डेवलप किसने किया है। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है मिशन कर्मयोगी की, मिशन कर्मयोगी अभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन्स ने लॉन्च किया था, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। तो उन्होंने लॉन्च किया है ये हाइब्रिड और AI ड्रिवन मॉडल्स पे लॉन्च किया गया है, जिसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जितने सारे गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनकी एक डिज़ाइन बनाई गई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं यहाँ पे, है ना। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। 3 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। इंटरनल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी लेवल के जितने सारे अधिकारी होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास फुल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। अगर आई गॉट कर्मयोगी की बात करें तो अभी 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो हैं वो रजिस्टर करते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के लिए, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये गवर्नेंस, पॉलिसी मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल्स, इन सब चीज़ों के लिए। और ये कोर कंपोनेंट इसका मिशन कर्मयोगी का कोर कंपोनेंट है ये कर्मयोगी भारत इंप्लीमेंट करता है इसको। और सारे कौन कौन से मतलब इंपॉर्टेंट कमीशन है जो कि न्यूज़ में है, तो कैग, हमारे कैग जो आर्टिकल 148 से बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग एक, ठीक है। तो कैग जो है उन्होंने एक सेपरेट यूनिट ऑडिटिंग के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए एक स्टार्ट की है, रन बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। ये आर्टिकल 148 में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए एक, ठीक है। कैग मतलब एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए किसी भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। भी करते क्या है, तो जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनको ऑडिट करना कैग के जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट जो उनको ऑडिट करना कैग की ड्यूटी है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये हेड ऑफ इंडियन ऑडिटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है मतलब ये, ठीक है। अपॉइंट इनको मैंने आपको बता ही दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। एक एक्ट भी बना है इनका, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। इनका टेन्योर क्या है, तो इनका टेन्योर 6 साल या 65 साल जो भी अर्लियर है वो है। ये रिज़ाइन किसको करते हैं, तो इनका जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कैग हमारा किन को रिज़ाइन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करेगा, ठीक है। और सेम इनका रिमूवल का मैनर जो है वो सेम है एज द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि इट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में विद द स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी में आपको तीनों मेजॉरिटीज पहले ही समझा चुकी हूँ। तो स्पेशल मेजॉरिटी जो है, इससे अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है तभी हम कैग को रिमूव कर पाएंगे। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये इनके ग्राउंड से रिमूवल के, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ठीक है। इनके भी जो एक्सपेंसेस है वो चार्ज अपॉन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर रही है हमने। सेकेंड है, जो दूसरी न्यूज़ है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो रिसेंटली एक सीनियर एडवोकेट है R वेंकट रमणी, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पे। ये गवर्नमेंट का लॉयर होता है, 2 साल के लिए अपॉइंट होता है, ठीक है। आर्टिकल 76 से इनकी मैंडेट है कि प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। और कौन एलिजिबिलिटी होती है इनकी, हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये इनकी एलिजिबिलिटी होती है। मतलब क्या है इस चीज़ का कि एक तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल के लिए, या फिर एक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या फिर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। इनका टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। और दूसरा, इनका रिटायरमेंट एज भी फिक्स नहीं है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दे मस्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65, लेकिन देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ एन AGI, है ना। इनके रिटायरमेंट की कोई एज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं की है। इनको ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट जो है AGI अपॉइंट होते हैं, और इनका जो टेन्योर है दैट इज़ फिक्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सो इट इज़ नो फिक्स टेन्योर एज वेल, है ना। और कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर भी नहीं दे रखा है, ग्राउंड्स भी नहीं दे रखे इनके रिमूवल के, डायरेक्ट रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनके पास कुछ राइट्स हैं पार्लियामेंट को लेकर, जो आर्टिकल 88 में मैंशनड है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके।
and any parliamentary committee as well which he may be a member but without the right to vote, क्योंकि right to vote तो member of parliament को ही देते हैं ना, ये member of parliament नहीं है लेकिन ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इनके क्या privileges है, सारे privileges और immunities हैं इनके पास जो member of parliament के पास होती है, जो आर्टिकल 105 में mentioned है, वो सारे privileges अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी होते हैं, ठीक है। इनकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट इनकी एडवाइस मान सकती है, नहीं भी मान सकती है, ठीक है। दे कैन नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉयर हो आप, है ना। ये गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स में एडवाइस देते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको भले ही असिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ये राइट टू स्पीच रखते हैं पार्लियामेंट में, वैसा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं होता है, ओके। तो एक और राइट है इनके पास में, आर्टिकल 76 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि एजीआई जो है ही और शी इंजॉयज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई सा भी हाई कोर्ट हो देश का, ठीक है, इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। इसका मतलब क्या है कि नो कोर्ट विल रिफ्यूज टू हियर अटॉर्नी जनरल व्हेन ही और शी सीक्स टू मेक एन ऑफिशियल सबमिशन, ठीक है, इफेक्टिवली इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट की जो लीगल पोजीशन है वो रिप्रेजेंट हो सारे कोर्ट में, ठीक है। ये ब्रिटिश कन्वेंशन जो है उससे हमने बोरो किया है, इसी वजह से इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एजीआई जो है फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ये सारे, ठीक है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस एजीआई कर सकता है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो न्यूज़ में है, इन्होंने रिपोर्ट दी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है ये। इसका कंपोजिशन क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 और मेंबर्स होते हैं, जिसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। सिविल कोड की तरह इनके पावर्स हैं, ये 3 साल तक होल्ड करते हैं ऑफिस। तो आई डेफिनेटली अर्ज यू टू मेक अ टेबल ऑफ दीज कमीशंस, ठीक है, जो इनकी कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू, ताकि आपको याद रहे बहुत अच्छे से कि किसका 3 साल है, किसका 5 साल है, किसका 6 साल है, बिकॉज डिफरेंट टेन्योर है सबके। एंड दे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर 2 साल से ज़्यादा टर्म के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए याद रखनी है। ये ऐसे मैटर्स को मॉनिटर या इन्वेस्टिगेट करते हैं जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हो, है ना। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को भी ये मॉनिटर करते हैं। एक कमीशन न्यूज़ में है क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी 5 साल कंप्लीट किए हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में बनी थी। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। एक चेयरपर्सन होता है, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, 20 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ना वो पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स लेआउट करते हैं, मतलब कि मेडिकल एजुकेशन किस तरीके से होगी, रेगुलेट किस तरीके से होगी, यूजी पीजी में क्या 5 साल के लिए, 4 साल के लिए किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। फ़ी रेगुलेशन किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें नेशनल मेडिकल कमीशन ध्यान देता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पता लग गई हो। आपको यही चीज़ें पढ़नी है बार बार, अगर आप रिविजन करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड। ओके, थैंक यू।